नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। पूरे देश में जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, वो था यूजीसी एक्ट कानून जो सरकार ला रही थी उसके खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ डिसीजंस दिए हैं या फिर कुछ नोटिस जारी किया है। तो ये जो है यूजीसी एक्ट, ये ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि जब एक तरफ हम बात करते हैं कि हिंदू एक संगठित करके आगे बढ़े, उस दूसरी तरफ ये जो एक्ट था वो छात्रों के विचारों में या मन में एक तरह से विघटन की भावना पैदा करता है। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा हम जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं वो है एडवोकेट पंकज जोशी जी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। यस सर। सर अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पहले ही मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है यूजीसी एक्ट के लिए। लेकिन सर इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतना बवाल जो था वो किसके लिए था और क्यों था? देखिए, ये ऐसा मुद्दा था जो कि पूरे भारत के सभी छात्रों के ऊपर इफ़ेक्ट डालने वाला था और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो कि एकदम से अभी कॉलेज में गए हैं और वहाँ पर उन्हें पता कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि राजनीति क्या होती है और विचारधाराएँ क्या होती हैं और उनसे कौन-कौन अध्यापक जुड़े होते हैं, कौन-कौन नेता जुड़े होते हैं, कौन-कौन छात्र भी जुड़े होते हैं। क्योंकि और जो नया बच्चा जाता है वो कहीं न कहीं इसी पेशोपस में होता है कि हाँ, ये सब चल क्या रहा है। और ऐसी ही चूँकि पर्टिकुलर ये जो मैटर है इसमें जो आया है कि अ ख़ास करके कि किस तरह से जो है इक्वलिटी जो है उसको प्रमोट किया जाए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये इससे पहले जो है 2012 में भी इस तरह की जो रेगुलेशन की जो थी वो चल रही थी कॉलेजों में और उसके बाद अभी ये 2026 में ये जो रेगुलेशन है ये आया और इसका पूरा देश भर में इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि ये कहीं न कहीं ये सामान्य वर्ग के लिए या जनरल कैटेगरी के लिए जिस तरह से एक तरफ़ा कानून जो था वो जिसमें कि कोई भी ओबीसी का या एससी-एसटी का कोई भी स्टूडेंट अगर उनके खिलाफ ये कहता है, तो बिना उनकी किसी भी तरह की बात सुने हुए और एक तरफ़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अज़्यूम करके ही पहले से मान लिया गया। तो ये एक उम, ऐसा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या एक क्रिमिनल एक्ट बनने जा रहा था कि जिसके कारण इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते और इसी के कारण पूरे भारत भर में इसके लिए एक बड़ा उद्वेग मचा और पूरे भारत भर में आंदोलन शुरू हुए। और इसी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस बात की गंभीरता को समझा तो उन्होंने भी कहा कि हम इस इन सारे जो है इस प्रकरण को पूरी तरह से देख रहे हैं और उन्होंने अपनी विशेष शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए इस पूरे प्रकरण को ये कहते हुए अभी स्टे दिया कि जब तक ये पूरी जो है फाइनल ना हो जाए इस केस की हियरिंग, तब तक इस तरह की ये जो रेगुलेशन जो है, ये 2026 की जो गाइडलाइन है, ये किसी भी तरह से प्रभावी नहीं होंगी। जो पहले से चल रही हैं 2012 वाली वही रहेंगी और इसके बाद ये नोटिस जारी करते हुए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जारी किया है कि वो अपना पक्ष जो है वो उसमें कोर्ट में रख सकते हैं। तो उसकी जो नेक्स्ट डेट 19 मार्च उसमें जो लगी है वो है। तो कहीं न कहीं ये जिस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन का जो जिस तरह से एक जनरल कैटेगरी पे आरोप लगा दिया था, ये अपने आप में ही बड़ा मतलब कहना चाहिए कि ये ऐसा लेके ही क्यों आए, ये तो अपने आप में ही ये तो सवाल देश की जनता पूछेगी ही। और इसीलिए सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को इतना जल्दी जैसे ही इसमें पिटीशनें आईं और उन्होंने संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने इस बात को जो है अपनी तरफ से इस बात को ये कहा कि अभी इसमें से कोई भी जो है वो आगे अभी कंप्लीट नहीं अभी जब तक हम ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कहीं भी कोई भी गाइडलाइन इस तरह की जो है वो आगे नहीं जाएँगी, इंस्टीट्यूशनों में आगे नहीं जाएँगी। यस सर। तो सर आपने जैसे बताया कि ये जो गाइडलाइंस थी, ये किसने गाइडलाइंस तैयार की थी? तो क्या कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे या फिर मंत्री थे? किन्होंने ये गाइडलाइंस दी थी सर?
देखिए, ये जो पुराना जो केस एक रोहित वेमुला का जो केस था, उसके तहत जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो इस तरह के कई गाइडलाइनें सुप्रीम कोर्ट देता रहता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी मैटर में है। अलग-अलग मैटरों में इस तरह की जो है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देता है। ये तो उम, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि किस मैटर में किस तरह से हमें सुनवाई करनी है कि नहीं करनी है या आगे हमें उसमें उस मैटर को किस तरह से लेना है। और उसके बाद क्योंकि और उसमें सर्वोच्च अदालत ने भी ये कहा, हमने जिस तरह से गाइडलाइनों के लिए कहा था, ये तो उस तरह की गाइडलाइन है ही नहीं। इस बात पर भी सीजेआई सर ने हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कहा कि हम तो ये चाहते थे कि आपस में लोगों के बीच में समन्वय हो, प्रेम बढ़े और ये जो गाइडलाइन जिस तरह से ये बना के लेके आए हैं, ये तो अपने आप में ही मतलब अभूतपूर्व है। तो और आज़ादी मिले हमें 70 साल गुज़र गए और हम अभी भी जातिगत भेदभाव से अगर इस तरह से जूझेंगे तो इसलिए उन्होंने ये जो बड़ा फैसला इसी वजह से सुनाया कि कहीं न कहीं ये जो है वो कहीं किसी भी तरह से जो समाज के बीच में या छात्रों के बीच में जो है वो अ अ मतलब एक-दूसरे की एकता ना बढ़ाते हुए ये तो समाज को बिखराव और समाज को तोड़ने वाला एक तरह से ये कानून जो है आप लेके आ गए हैं। तो इस बात को ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही है और खुद चीफ जस्टिस हमारे सूर्यकांत जी और जयमाला बागची ने ही इस रिट पिटीशन को सुना और उन्होंने इसी बात को कहा कि नहीं इस हमारा कहीं भी इस तरह का वो नहीं था और जिस तरह से ये जो ड्राफ्ट किया गया है, ये अपने आप में इससे पूरे देश भर में जो है वो गलत मैसेज ये अभी है। आगे इसमें हाँ, सुनवाई जब होगी क्योंकि जब पूरा वो आएगा तो उसमें ये कहा जाएगा क्योंकि जिस तरह से लेकिन इससे इससे जिस तरह से सभी छात्रों में जो आंदोलन जो था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कई बार कह चुका है कि एससी-एसटी एक्ट जो है उसके कानूनों का ही इतना ज़्यादा दुरुपयोग और हो रहा है और उसमें ये एक जिस तरह से नया कानून जो है वो ये यूजीसी की जो गाइडलाइन जो आई हैं ये तो कहीं न कहीं ये जो जिस तरह से आज 21वीं सदी में भारत को एक अ इस कास्टलेस एक सोसाइटी के ऊपर आगे बढ़ना था और जिस तरह से और कहीं न कहीं इसके लिए जो भी चाहे क्योंकि जो भी लोग इसमें शामिल थे, जो कमेटी में जो लोग शामिल थे तो कहीं न कहीं उनके भी सवाल तो अब निश्चित रूप से उठेंगे ही और मीडिया में उठ भी रहे हैं, सोशल मीडिया में भी उठ रहे हैं और न्यूज़ में भी उठ रहे हैं, जो-जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर टिप्पणियाँ तो हो ही रही हैं। तो सर और सर जैसे मुख्य बात ये है कि सरकार ने ये जो बिल लाया या जो एक्ट लाई, लेकिन सर इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जब ये बनाया जा रहा था, तब जो लोग वहाँ बैठे थे सरकार की तरफ से, उनके ध्यान में नहीं आई ये चीज़, क्योंकि यही सरकार बात करती है कि जो माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ना है, मैक्लो का जो एजुकेशन सिस्टम था, पॉलिसी था, उसको तोड़ना है। तो एक तरफ से ये यही हो रहा है कि रिपिटिशन ऑफ द सेम थिंग, जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे कि बाँटो और राज करो। हुँ, देखिए इनमें दोनों दोनों तरह की जो चीज़ें हैं वो हैं क्योंकि कहीं न कहीं अभी जो भारत में एक एक जो फ्री थिंकर वाला जो एक कांसेप्ट है वो कहीं भी इस प्रकरण के माध्यम से लगता है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं जो भी इंटेलेक्चुअल हैं वो या तो संगठनों में या पार्टी के हिसाब से बंधे हुए हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा प्रकरण हुआ तो उसमें कहीं भी कोई किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन का कोई बयान नहीं आया। हाँ, विपक्ष के जो नेता थे उनमें भी इस तरह से बयान नहीं दिया किसी भी उसने कि हमें इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, तो कहीं न कहीं ये उनके फ़ेवर का ही उनकी विचारधारा का ही ये कानून था, तो इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो अब ये जनरल कैटेगरी के ही लोगों को या कहीं न कहीं उनके ऊपर आघात हुआ है कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वर्तमान सरकार को एक तरह से थोड़ा-सा राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है, तो
ये उनकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पूरे समाज को और राष्ट्र को, ये सभी जातियों को लेके आगे बढ़ें। बिल्कुल, तो जब उनकी तरफ से इस तरह का कानून आया तो कहीं न कहीं इससे ये पता भी चलता है कि उनके वहाँ भी इस तरह के लोग हैं जो कि कहीं न कहीं विपक्ष की पार्टियों की ही विचारधारा को ही सपोर्ट करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो इस पे तो पार्टी के अंदर डिस्कस होता है या नहीं होता है वो तो आगे की बात है, लेकिन कहीं न कहीं समाज के एक बड़े तबके में ये मैसेज या ये बात चिंतन ज़रूर होगा कि इस तरह की जो पॉलिसियाँ जो बनती हैं तो उसमें कि किसका जो है वो किस तरह से ये बन जाती हैं और उसका इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होता है। और कुछ फ्री थिंकर्स जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई उनको उल्टा भला-बुरा या ऐसे इस तरह से अपशब्द बोलने लगे, तो कहीं न कहीं इससे ये पता चलता है कि भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कम से कम वर्तमान समय की जो भी राजनीतिक दल हैं, उनमें तो कोई इस तरह से इच्छा शक्ति दिख नहीं पा रही है कि जिससे कि वो भारत को पश्चिमी देशों से आगे ले जाने की कम से कम या कम्पीट करने की या भारत के इंटेलेक्चुअल को सँभालने की क्योंकि अगर कहीं क्योंकि भारत से लगातार जिस तरह से एक ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो जो विदेशों में जा रहा है लगातार और वहीं पर सेटल होता जा रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के ही बच्चे रहते हैं और वो विदेश में जाके उन एमएनसी कंपनियों में अगर जॉब करते हैं या वहाँ के सीनियर पोज़ीशनों पे जाते हैं, तो वो अपनी मेहनत के या उसके कारण जा रहे हैं। तो इस बात की चिंता उम, भारत की सरकार को रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए और कहीं न कहीं ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो बात जो उठाई गई है तो ये कहीं न कहीं ये वेस्ट का ही अपने आप में एक जो जेम्स मिल है, उसने ये हिस्ट्री दी थी कि इस तरह के आरोप लगाओ भारत के अंदर और कास्ट कास्ट बेस्ड जो जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसको इस तरह से यहाँ स्थापित कर दो जिससे कि समाज जो है वो आपस में लड़ता रहे। और इसी ये जो गाइडलाइन आई है, इसमें भी इसी बात का क्योंकि पहले से ही इसमें डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा थी वो क्लॉज़ 3 ई में थी और इसमें जो नया जो क्लॉज़ 3 सी को जो जोड़ा गया उसमें यही था कि आपने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको उसमें ऐड कर दिया और उसमें कोई भी जो है उसमें जनरल कैटेगरी को जिस तरह से आरोपी माना अ, क ये तो सोशियोलॉजिस्ट अब भारत के जो हैं और कहीं न कहीं इस तरह से उनको भी फ्री थिंकिंग जो भी फ्री थिंकर हैं उनको कहीं न कहीं इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर वेस्ट इंटेलेक्चुअल्स को ही फॉलो करने वाले सोशियोलॉजिस्ट ही अगर भारत के की बातों को रखेंगे या जो हिस्टोरियन हैं, वो उन्हीं वेस्ट हिस्टोरियन की बातों को ही आगे बढ़ाएँगे और जो कि अब वर्तमान समय में भी अगर इस तरह से ये मैटर जिस तरह से हुआ है, तो कहीं न कहीं एक बड़े लेवल पे इंटेलेक्चुअलों के बीच में ये चर्चा का मुद्दा एक लंबे समय तक रहेगा कि ये सवाल अ, कि ब कि भारत को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए क्योंकि सामान्य वर्ग के लोगों को ही आपने एक तरह से क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह एक मान लिया है। जो समाज सबसे ज़्यादा अनुशासित रहता है भारत के और राष्ट्र के सबसे ज़्यादा आप टैक्स से लेके हर तरह से और कम क्राइम मतलब तो आपने उन्हीं को जिस तरह से एक एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये जो पूरा ये जो हुआ है क्योंकि ये जो पीआईएल आई थी 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, वो रोहित वेमुला और आबिदा सलीम तडवी जो पायल तडवी की माँ थी, ये उसके उसके जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कैंपस में हो रहा था, उसको लेके इस तरह की जो थी वो रेगुलेशन थी, लेकिन उसके लिए आपने पूरे मतलब इस तरह से कर दिया और उसमें जो रोहित वेमुला था वो तो कहीं भी उसने किसी पे आरोप भी नहीं लगाया था कि किसी ने मेरे लिए कोई जातिगत कहीं कोई चीज़ इस तरह से बोली है या कहीं कोई और उसमें भी लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर हुई और वो लंबे समय तक वो मैटर चला। तो
कॉलेज में आने के बाद अगर कोई बच्चा कहीं इमोशनली अपने आप को इस तरह से एक खालीपन महसूस करता है और उसको आप उस चीज को भी आप एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में लेके जाएंगे, तो और उसकी वजह से पूरे देश के लिए इस तरह से गाइडलाइन बना देंगे, ये अपने आप में एक तरह से सिस्टम को ही उसका मिसयूज करने का इससे इससे बड़ा एक उदाहरण नहीं हो सकता है। और इसमें जो सभी समाज और सभी वर्ग के सभी पंथ के जिन्होंने जिन्होंने भी इस आवाज को उठाया और आगे कोर्ट में गए, तो जो सर्वोच्च अदालत से जो इस तरह से अभी तात्कालिक रूप से जो राहत मिली है वो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आगे इसमें चुनौतियां निश्चित तौर पे हैं, क्योंकि आगे सरकार का क्या रुख रहता है और आगे किस तरह से ये, क्योंकि इसमें जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मीडिया में जिस तरह से आएँगी, तो इन सभी पे सभी लोग देख ही रहे हैं इसे भी। तो सर हम क्या ये बोल सकते हैं कि एक तरह से सरकार ने हड़बड़ी में ये बनाया और ये भी नहीं सोचा कि हमारी जो यंग जनरेशन है और पर्टिकुलरली जो जनरल कैटेगरी की है, उनके ऊपर इसके कितने बड़े परिणाम होंगे? क्योंकि सर जो 2 केस का आप बात बता रहे हो, ये तो सब क्रीम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईआईटीज़ है या फिर आईआईएम्स है, ऐसी जगह पे होते होंगे मामले। पर सर गाँव में सर जहाँ छोटे-छोटे गाँव के लोग कॉलेजेस में जाते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे भी ये सारा कानून लागू करने की जब बात कर रहे थे, तो ये कहीं न कहीं वो सोच बता रही है कि हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया सरकार के द्वारा। उम, देखिए, जहाँ तक जो जातिगत एक भेदभाव की बात है, ये जो बार-बार ये चीज़ें बोली जाती हैं, लगातार बोली जाती हैं कि जातिगत भेदभाव है। मैं तो जहाँ तक जिस तरह से हम लीगल उसमें देखते हैं, मैं केवल 2 तरह के लोगों को देखता हूँ, एक एक सही पक्ष पे, एक पॉजिटिव पक्ष पे, एक नेगेटिव पक्ष पे। तो अगर उसमें कोई व्यक्ति अपना एक ग्रुप बना के या दबंगई बना के या खुद को मसल मैन की तरह यूज बना के अगर किसी दूसरे पे अत्याचार करता है, तो सीधी सी बात है, उसके लिए उसको एक क्राइम माना जाएगा। अब उसको उस बात को ये कहते हुए उसकी पूरी जाति पे लेबल लगा देना कि नहीं, इसकी सारी जाति के लोग ऐसा करते हैं, या दूसरे पक्ष को ये कह देना कि उसके किसी पक्ष के साथ इस तरह का अपराध हुआ है तो उसकी पूरी जाति पर ही इस तरह का अपराध होता है, उनमें अब कोई और इस तरह का कोई है ही नहीं कि जो खुद ये इस तरह की चीजें ना करता हो। क्योंकि लगभग 2.5 से 3 हजार जातियां एससी समुदाय में हैं, इतनी ही एसटी में हैं और इतनी ही ओबीसी में हैं, और सभी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जिस जाति की मजबूती जिस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है, और या उनमें से भी कुछ परिवार विशेष जो मजबूत हैं, चाहे पैसे से मजबूत हैं, चाहे जनसंख्या के या परिवार में उनके यहाँ लोग ज्यादा हैं, और उसका दुरुपयोग करते हुए अगर वो किसी के खिलाफ इस तरह से प्रभाव बनाते हैं, तो उसमें को इसमें कहीं भी किसी एक पूरी जाति को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़े लेवल पे ये इस तरह से लोगों को एक खांचे में फिट कर देना कि इनको, और उसमें भी कहीं कुछ लोग ओबीसी में हैं, कहीं कुछ लोग जनरल कैटेगरी में हैं, कहीं कुछ लोग एससी कैटेगरी में हैं। तो तो अदर अदर स्टेटों में भी जिस तरह से आज तक इस रिजर्वेशन को कभी भी पॉलिसी को कभी ना तो दोबारा से कभी देखने की कोशिश की, इसका क्या परिणाम है, ना उसको कोशिश की। और जो एससी एसटी की और ओबीसी के जो भी क्रीमी लेयर हैं, उनके बारे में भी कोई एक जो लगातार जिस तरह से, क्योंकि मैटर लगातार कोर्ट में जाते हैं, उनके ऊपर भी सरकार ने कभी ये एक कहीं कहीं भी ये एक निर्णय लेने की कोशिश नहीं की कि इन्हें हम किस तरह से रखें। तो ये कहीं न कहीं जो है उसका आज नहीं तो कल देर सवेर ये चीज़ तो जो है कभी न कभी तो सरकार को इस चुनौती को लेना ही पड़ेगा, और जो लोग इस पैरामीटर से जब अबव आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं इसको मानना पड़ेगा। और भारत में जाति की समस्या, क्योंकि अब ये पिछले 75 सालों से इस बात के लिए ज़्यादा कहने लगे हैं कि इस तरह से जातिवाद है। किसी पर्टिकुलर 1-2 समुदायों के बीच में कहीं मान के चलो पानी की समस्या को लेके कि कुएँ पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, तो कहीं पानी की समस्या पूरे देश की समस्या है।
उसमें अगर किसी पर्टिकुलर एक फैमिली ने या कुछ लोगों ने कहीं पर पानी के लिए किसी कुएं पे कब्जा किया या पहले वहां से लिया या दूसरों को या नहीं दी। आप तो उसके लिए आप पूरी जाति को जिस तरह से ब्लेम करके और ये जो लेफ्टिस्ट एक आइडियोलॉजी जो पूरे भारत में जो चली है तो उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम हुआ है कि बाकी के लोगों पर भी इस तरह से आरोप लगा दिया जा रहा है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो चूंकि अपने कैरियर की चिंता होती है तो वो तो किसी भी तरह से ये है कि मामला शांत रहे शांत हो जाए या बातें आगे ना बढ़े वो तो वहीं तक सीमित रहते हैं लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा और इसी और कहीं ना कहीं जो सत्ता में है उसकी तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है कि वो आगे इस चीज को किस तरह से मैच्योरिटी से आगे लेकर जाए यस। क्योंकि हाँ, क्योंकि अब ये जो जो डिस्क्रिमिनेशन आप कहते हैं कि कास्ट के नाम पे है, कहीं रेस के नाम पर है, कहीं जेंडर के नाम पर है, कहीं के जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसके नाम पर है या या कोई डिसेबिलिटी है उसके नाम पर है तो ये अलग अलग स्टेक होल्डर हैं तो इन सभी की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग है अगर अगर कोई व्यक्ति किसी महानगर में जाता है तो उसको तुरंत वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके चीजें अच्छी होती हों या किसी गांव में है तो किसी गांव में तो आप सारी चीजें एक जैसी कभी भी बना नहीं सकते हैं और उसके लिए एक बड़े लेवल पे हमें तो मतलब इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए जो वर्तमान में ही कानून चल रहे हैं वही पर्याप्त हैं बात तो केवल जो क्रिमिनल कहीं कोई अपराध होता है तो उसको फॉलो कराने की है कि उस पर तत्काल रूप से आप न्याय दिला सकें आप जो है आपकी पुलिस जो है वो इतनी सेंसिटिव हो कि वो एक पक्षीय किसी के लिए मतलब निर्णय ना सुना दे वो वहां पर जाके उसमें कम से कम न्याय दिलाने की कोशिश करे जो उसके बाद जो कोर्ट का जो सिस्टम है कोर्ट में जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की बात हो तो इन सारी चीजों पे होना चाहिए और कहीं ना कहीं इससे इस तरह की जो है ये नई जिस तरह से ये हुआ है ये निश्चित तौर पे एक इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि ऐसी ऐसी गाइडलाइंस इस वर्तमान समय में आई और निश्चित ही इसके कारण जो है सभी बच्चों में और उनके अभिभावकों में और उन इंस्टीट्यूशन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो भी प्रिंसिपल हैं क्योंकि उसमें सीधे तौर पे उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि अगर कहीं कुछ होता है तो उनकी नौकरी पर भी जिस तरह से जो टीचरों की नौकरियों पर भी जिस तरह से खतरा इस इसके माध्यम से आया तो ये भी अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात थी और जितने हल्केपन से जो सरकार के प्रतिनिधि जो थे उन्होंने इस बात को रखा और उसके कारण कहीं ना कहीं ये चीजें और बिगड़ी अब आगे चूंकि कोर्ट में मैटर आया है तो किस तरह से ये चीजें देखी जाएंगी तो इस पे सभी इंटेलेक्चुअल निश्चित तौर पे निगाह बनाए हुए हैं क्योंकि पूरे देश का ये मसला है यस सर। और सर ये अभी सर ये मेरा आखिरी सवाल आपको है कि जिस तरह से जो हमारे जनरल कैटेगरी के यंग बच्चे हैं उन्होंने आंदोलन शुरू किया, आवाज उठाई, तो सर आने वाले दिनों में जो सरकार है जो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है या फिर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात करते हैं या फिर बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, क्या सरकार को आने वाले दिनों में इसका झटका लगेगा सर? क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में सर इलेक्शंस है। नहीं झटका तो निश्चित तौर पे लगेगा और और जितना सोशल मीडिया पे तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ वो चालू हो गया था और उसमें जो सेंट्रल मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान उनके खिलाफ तो काफी कुछ उसमें सोशल मीडिया में चलने लगा था कि और उन्होंने जिस तरह से इस बात को कहा कि नहीं इसके द्वारा कुछ इस तरह से नहीं होगा किसी को नहीं तो ये सारी बातें भी बिल्कुल एक तरह से तथ्यहीन थी क्योंकि वो जो चीजें थी उनको वो क्लियर ही नहीं हो पा रही थी और आगने लगातार जिस तरह से अब ये जो चुनाव है बंगाल का चुनाव है तमिलनाडु का चुनाव है और निश्चित तौर पे अगला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है खास प्रदेश करके का चुनाव है। तो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो इस उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे बिहार हो बिहार का चुनाव तो चलो पहले हो गया
अब उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव है, तो यहाँ तो निश्चित तौर पे ये एक तरह से पूरा मतलब राजनीति में एक तरह से बिल्कुल यहाँ तो ये पूरा खड़ा है, नया नया ही बन चुका है। तो और और अब अगले इसका कितना फायदा या नुकसान होगा वो तो अभी पता चलेगा, क्योंकि क्योंकि किसी भी और इससे ये भी पता चलता है कि जो संघ के परिवार की जो बातों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नकार के और और अपनी एक पर्टिकुलर एक अलग पॉलिसी बनाने के लिए तैयार जिस तरह से वो हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिन भी सांसदों का इसमें योगदान रहा, तो उनके उन पर भी निश्चित तौर पे सवाल उठेंगे कि आपके द्वारा ये इस कितना इतने नहीं हो। महत्वपूर्ण मसले पे को क्यों क्यों नहीं आपने रोका, या क्यों इसको नहीं। और मंत्री मंत्री जी पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि जब मीडिया में इस तरह से मसला आ गया, तो और उसके बावजूद आपने बिना पार्टी के वरिष्ठ लोगों से चर्चा किए बगैर और आपने जिस तरह से इतने हल्केपन में ये बात कही, और उसके कारण एक जो पूरा मैसेज पार्टी के खिलाफ पूरे देश में चला गया। तो और क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पे इसका इफेक्ट पड़ना है ही है। तो यस सर। तो इसका तो पार्टी के अंदर पार्टी और संघ दोनों प्लेटफॉर्मों पर चिंतन होगा ही कि कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं, और इन्होंने इस तरह की जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कोर वोटर सामान्य वर्ग ही है, या वो वर्ग है जो कि एक चाहता है कि राष्ट्र सुरक्षित हाथों में रहे। और तो कहीं न कहीं उस पूरे वोटर के ऊपर ही इन्होंने जिस तरह से एक तरह से आगाज किया। मतलब उनको हाँ, आघात किया है, उनको धक्का पहुँचाया है। और तो इस बात का तो निश्चित तौर पे वो चिंतन ज़रूर होगा। और जो भी लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, उन पे कहीं न कहीं एक्शन भी होना चाहिए, अगर इस बात को आगे और गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि जी। अब ये केवल एक कोई इस तरह का, क्योंकि इसके कारण जो एक एक पूरा जो जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, उस पूरी पार्टी का नैरेटिव ही इस गाइडलाइन के कारण पूरा मतलब एक तरह से उस पर ब्रेक लगा दिया गया। और एक तरह से कहीं न कहीं पूरी पार्टी को ही नुकसान इससे जिस तरह से पहुँचाया गया। तो इस बात पर भी वरिष्ठ लोग हैं, वो ज़रूर चिंतन मनन करेंगे, और आगे जो है उस बात को सही तरह से इस पर डिस्कस और ज़रूर होगा। होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए। अब क्योंकि जिस विश्वास से हमने मतदान किया था कि ये हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे और सबकी बात करते हुए आगे जाएंगे, लेकिन ये जो एक्ट उन्होंने बनाया इससे जरूर हमारे सबके मन को ठेस लगी है। पर्टिकुलरली जब हम जनरल कैटेगरी की जब बात कर रहे हैं तब की, और एक तरह से हम कहेंगे कि जैसे आपने बताया उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में इलेक्शन से, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए ही जाता है। तो ये तो समय ही बताएगा इसके क्या परिणाम होंगे, और वो आने वाले इलेक्शंस में उनको दिखेंगे। लेकिन एक बात सर जरूर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे आजू बाजू के देशों में जो भी तख्ता पलट हुए हैं वो जेन जी ने किए हैं, और हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन सामने आई, आवाज उठाई, फिर भी उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखा और आवाज उठाई। तो ये हमारे लिए एक वार्निंग बेल है, मतलब सरकार के लिए ये वार्निंग बेल है कि आप सोच समझकर अपने कानून बनाइए और आगे बढ़िए, तो ही जनता साथ देगी, अन्यथा आने वाले दिनों में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये एक बड़ा संदेश शायद हमारी यंग जनरेशन ने दिया है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बैठकर ये इस बात को चर्चा करना बहुत जरूरी था, और आपने की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।